किसी ने सही कहा है, असफलता ही आपकी सफलता का रास्ता होता है। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं कुणाल मुखर्जी जी, जिन्होंने इस वाक्य को एकदम सिद्ध किया। अलग अलग एग्जामिनेशन में बैठे, लेकिन हर बार किसी ना किसी चूक से वो फाइनल लिस्ट में रह गए। लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप बी में इन्होंने रैंक 4 हासिल की है एंड ही सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वेलकम कुणाल टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू। कुणाल, जैसे मैं सभी को बता रही थी कि आप अलग अलग एग्जामिनेशन में बैठे, लेकिन किसी न किसी चूक के वजह से आप हर बार रह गए। लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, इसको आपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है। बहुत सारी असफलता के बाद इस सफलता का स्वाद कैसा है? जी, ये एक्चुअली टेक्निकली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो इससे पहले जितना भी एग्जाम्स मैंने दिए हैं, तो उसमें जितना भी असफलता मुझे हाथ लगी है, तो उसमें से सबसे बड़ा चीज है कि खुद को एनालाइज करना। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कुछ दिन पहले पूछा कि व्हाट इज लाइफ। तो मैंने उसको एक जवाब दिया कि जिंदगी वही है खुद को पहचानने का। एग्जाम्स भी वैसे ही है, क्योंकि आपको आपका जो गलती है उसको पहचानना होगा। एक अनसक्सेसफुल और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में वो सिर्फ उसी चीज का फर्क होता है। सक्सेसफुल स्टूडेंट अपने गलतियों को, अपने खामियों को ठीक करता है, और जो अनसक्सेसफुल होता है वो उसको शायद पहचान नहीं पाता है। तो मैंने उसको पहचाना, और खुद खुद का जो पोटेंशियल है उसको मैंने पॉलिश किया। जितना भी है उसको पॉलिश किया, उसके बाद उसके ऊपर काम किया। जहाँ पे भी मेरा गलती था वहाँ पे मैंने वर्कआउट किया। तो इससे ये एग्जाम मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, टेक्निकली फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ये बहुत ही वाजिब पॉइंट भी है कि अगर आपके हाथ में कभी असफलता लग भी रही है, तो उसको असफलता की तरह ना ले, उसको एक चुनौती की तरह ले और उसको समझे कि कहाँ कमी रह गई है, उसको स्वीकारे और नेक्स्ट जो भी एग्जामिनेशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको मन लगा के दें, पूरी डेडिकेशन के साथ दें। आगे बढ़ते हैं। कुणाल, आप एक इंजीनियर हैं, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, आपने इंडियन नेवी में भी काम किया है। आप मास्टर्स करना चाहते थे, आप मास्टर्स नहीं कर पाए और फिर डेस्टिनी प्लान सम अदर वे फॉर यू एंड यू केम टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस। इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि सिविल सर्विसेज की मोटिवेशन कहाँ से आई और मास्टर्स करते करते कैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी करने लगे? जी, 2015 में जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ था, उससे पहले 2014 में मेरा जो कॉलेज का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर था प्रोजेक्ट। तो उस टाइम से मुझे लग रहा था कि शायद मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे स्टडीज ही करना है, फर्दर स्टडीज करना है। तो मैंने एमटेक का तैयारी शुरू किया, मगर गेट में मेरा रैंक नहीं आया। फिर मैंने जेयू में एग्जाम दिया, तो जेयू में मेरा 10th रैंक आया। तो उस टाइम पे जब मैंने जेयू का एडमिशन था, उस टाइम पे मैं था नहीं यहाँ पे, मैंने एसएसबी देने गया था कोयम्बटूर। तो इस वजह से वहाँ पे मेरा मिस हो गया एडमिशन। और सच मतलब अनलकी, मतलब सबसे खराब चीज़ है कि मेरा वहाँ पे एसबीएसबी भी नहीं निकला। तो मैं आके बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि अभी क्या करूँ। सब कुछ तो चला गया, एसएसबी भी चला गया, एग्जाम भी चला गया। तो तब मैंने स्टार्ट किया कि बैंकिंग, सब ने बुलाया कि बताया कि चलो बैंकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने और मेरा एक दोस्त ने दोनों मिलके बैंकिंग स्टार्ट किया। फिर देखा कि बैंकिंग 2-3 महीने में मैंने और मेरे दोस्त ने कभी कोचिंग नहीं लिया बैंकिंग बैंकिंग के लिए। तो फिर भी पहले अटेम्प्ट में एकदम बहुत क्लोज से निकल गया। तो फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ गया। इसके बाद एसएससी सीजीएल दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी बहुत नजदीक से निकल गया, नहीं हुआ। उस टाइम पे मेरा जो दोस्त है उसका भैया का एग्जीक्यूटिव डब्ल्यूबीसीएस एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने हम लोग को बोला कि तुम लोग क्यों इस बैंकिंग और सीजीएल के पीछे पड़े हो, तुम लोग क्यों डब्ल्यूबीसीएस के लिए या सिविल सर्विस की प्रिपरेशन क्यों नहीं ले रहे हो। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ये भी आजमा के देख लें। तो फिर हम लोग ने नवंबर से स्टार्ट करना, प्रिपरेशन स्टार्ट किया। पहले हम लोग एंथ्रोपोलॉजी है हम दोनों का ही ऑप्शनल, तो दोनों ने एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट किया पढ़ना। फिर हम लोग को, मुझे पता था कि मेरा 2017 का प्रीलिम्स अगर निकल भी जाता है तो भी मैं मेंस शायद क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा उतना पढ़ाई हुआ नहीं, मैंने सिलेबस ही कवर नहीं किया। तो 2018 में मुझे लग रहा था कि मैं अच्छी तरह से
प्रीलिम्स मेंस क्लियर कर सकूं। मगर उस टाइम पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे जॉब करना पड़ा। तो जॉब के ड्यूरेशन में मैं केरल से आ नहीं पाया, मेरा पोस्टिंग इंडियन नेवी में था, मैं आ नहीं पाया एग्जाम देने के। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और जहाँ पे मैं काम करता था, ये बहुत बड़ा मुश्किल है वहाँ पे कि खुद को वहाँ पे काम करते करते आपको प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखना। क्योंकि जहाँ पे काम करता था वहाँ पे थोड़ा सा फिजिकली हार्ड वर्किंग था, वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैं क्या करता था उस टाइम पे, पहले तो 2-3 महीना मुझे लग गया वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। फिर मैंने किताब लेके जाना शुरू किया। तो वहाँ पे जो लोग सिक्योरिटी गार्ड में थे वो लोग पूछते थे कि आप किताब लेके हर रोज किताब लेके जाते, पढ़ते कब हैं? तो हम बोले कि हाँ, पढ़ने का टाइम मिल जाता है, जब भी मिलता है। तो लंच टाइम में 1-1.5 घंटा का हम लोग को टाइम मिलता था, सब लोग रेस्ट लेते थे, हम पढ़ते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि पूरा रूम जो है भरा हुआ है, तो मुझे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता था या बाहर जाके कुर्सी लगा के पढ़ता था। तो ऐसे करते करते मैंने सोचा कि मेरे दोस्त ने फिर हमको मुझे बताया, उसने वाजीरामन रग्बी ज्वाइन किया आईएएस के लिए। तो वो अब मुझे बताया कि अगर तुमको सक्सेसफुल होना है, अगर तुमको तुम्हारा ड्रीम परस्यू करना है, तो तुमको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर तुम उस जगह से शायद निकल भी नहीं पाओगे, अगर तुम वहीं पे रह गए। तो शायद वो बात उसका मुझे मेरा मन में लग गया। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं एकदम फोकसली सिविल सर्विस के लिए ही पढ़ूंगा। क्योंकि उस टाइम पे मेरा 3-4 महीने का गैप हो गया था। और सिविल सर्विस में 3-4 महीने का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, उसको फिलअप करने का मतलब है आपको 8 और 9 मंथ्स और देना पड़ेगा सर्विस, आपको एफर्ट। तो मैंने वहां पे फिर से जॉब को रिजाइन कर दिया। सब लोगों ने मेरे ऊपर हंसा, कोई बोला कि नहीं होगा, क्यों छोड़ के जा रहा है। तो कभी कोई बोला कि गधा है इंसान, ये इंसान तो गधा है, इसको तो कुछ पता नहीं है, ये नौकरी छोड़ के जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है। मगर मुझे पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। तो उसके बाद मैं घर आ गया। तो घर आके मैंने 2019 का प्रीलिम्स निकाला, उसके बाद मेंस निकाला, उसके बाद तो अभी इंटरव्यू हुआ था। और सबसे बड़ा चीज इसका ये है कि मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था तब मैं कोविड पॉजिटिव था। एक्चुअली हम लोगों का इस टाइम पे इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था, इसीलिए मैं इंटरव्यू शायद दे पाया। तो इंटरव्यू के 2 दिन पहले ही मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया, तो मैं कोविड पॉजिटिव था। तो उस टाइम पे मैं बातचीत भी ठीक से कर नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने इंटरव्यू दिया बैठ के। इट वॉज वेरी टफ फॉर मी एट दैट टाइम टू सिट फॉर द इंटरव्यू इवन फॉर 10 मिनट्स ऑल्सो। तो मैंने भगवान को बोला कि भगवान आज के दिन मेरे साथ दे दो, हम तुम्हारा आभारी रहेंगे। तो ऐसे करके इंटरव्यू तो पहले मैं इंटरव्यू का स्टार्टिंग में मुझे खूब बहुत नर्वस में लगा, क्योंकि मैं कंसंट्रेट ही कर नहीं पा रहा था। फिर जो बोर्ड था, मतलब ऑनरेबल चेयरमैन थे और भी 2-3 मेंबर्स थे ऑनरेबल, तो उन्होंने एटमॉस्फेयर को बहुत इजी कर दिया। तो इट वाज वेरी इजी एट दैट टाइम। उसके बाद चीज बहुत इजी हो गया। तो मुझे नहीं लगा था कि डीएसपी में शायद होगा, क्योंकि इसमें तो कट ऑफ हाई जाता है और शायद मेरा इंटरव्यू में उतना पोटेंशियल होगा भी नहीं, क्योंकि पहला 2-3 सवाल तो मैंने जवाब ही नहीं दे पाया। तो मगर जब लिस्ट निकला तो देखा कि मेरा नाम 4th में है, तो बहुत अच्छा लगा कि मेरा इतना बड़ा जो जर्नी है ये एक टाइम पे आके खत्म हुआ। कुणाल, अभी जैसे आपने हम सभी के साथ ये बात शेयर की कि जब आप जॉब छोड़ रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफ कोर्स जॉब थी, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट आपने जिस चीज को ठाना उस चीज को कर दिखाया। कोविड पॉजिटिव रहते हुए भी इंटरव्यू को क्लियर किया, एंड विद रैंक 4 यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इज एक्सट्रीमली इनक्रेडिबल। कुणाल, इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मेंस की बात करते हैं। मेंस भी जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। किस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि जब हम सब्जेक्टिव की प्रिपेयर करते हैं हमें पता है, एस्पिरेंट्स का ये मानना रहता है कि हम कुछ ना कुछ तो लिख देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यू नीड टू हैव द फुल नॉलेज एंड बी वेरी स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा कुछ अलग से है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस जो अभी आने स्टार्ट हो गया है, तो वो उसका पैटर्न बहुत चेंज हो गया। पहले बहुत फ्लैट क्वेश्चन आता था, मगर अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसमें पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। अगर किसी लड़के को, किसी एस्पिरेंट ने ठीक से इन डेप्थ उसका नॉलेज नहीं है, तो शायद ही वो उस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा, वो उस पेपर में वो अच्छा कर पाएगा। तो सबसे पहला चीज है कि
उसको पढ़ना है, एकदम इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। आप दूसरा कोई भी एग्जाम दे रहे हो और सिविल सर्विस दे रहे हो, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि सिविल सर्विस एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपका हर कुछ चीज आपको इन डेप्थ में आपको पता होना चाहिए, तभी आपको जाके उतना कॉन्फिडेंस आएगा उस बोर्ड को फेस करने में, जो कि आपका स्टेट का सबसे हाईएस्ट बोर्ड है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के हिसाब से, और जो भी टफेस्ट बोर्ड है, जिसको क्लियर करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो जो भी चीज आप पढ़ेंगे उसको एकदम ठीक से इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हर चीज आपको पढ़ना है। ऐसे अभी क्या होता है कि सब लोग पूछते हैं कि कोई एमसीक्यू के बुक्स लेके बैठ जाते हैं, मगर उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको अगर एमसीक्यू से बाहर कुछ क्वेश्चन पूछ दिया तो आप शायद उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, और अभी वो क्वेश्चंस ज्यादा आने लगे हैं। तो इस बार का मेंस में भी वैसा ही हुआ है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप, इसीलिए इस एग्जाम को क्रैक करने में मतलब मिनिमम 1 साल का तैयारी जरूर लगता है। क्योंकि 1 साल आपको सिर्फ लगता है उस सिलेबस को टोटली कवर अप करने में। जैसे अभी कुणाल ने हम सभी को बताया कि जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें भी अब बहुत सारा इन डेप्थ क्वेश्चंस आता है, इसलिए जब तक आपको उस टॉपिक की बहुत ही ग्रेट नॉलेज नहीं है तब तक शायद वो एमसीक्यू सॉल्व ना हो पाए। कुणाल, और भी किन बातों का ध्यान रखना है जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो? जी, मेंस के लिए सबसे बड़ा चीज है कि सब लोग सोचते हैं कि चार जो हम लोग का 4 एमसीक्यू पेपर्स है उसी पे ज्यादा स्टूडेंट्स फोकस करते हैं, और बाकी जो पेपर्स होते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी सॉरी ऑप्शनल का जो पेपर्स होते हैं, और जो 2 लैंग्वेज पेपर होता है, उनमें लोग सोचते हैं कि जो भी है एग्जाम हॉल में जाके हम लिख लेंगे। बट दैट इज अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट। ये सबसे खराब कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप अगर 800 में नंबर में से 600 भी नंबर लाते हैं, फिर भी आपका अगर इस 2 या 4 पेपर अगर खराब जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जैसे टू बी वेरी ट्रू, मेरा जो सिलेक्शन हुआ है ये टोटली मेरा ऑप्शनल और मेरा जो 2 लैंग्वेज पेपर है, इसमें इसके अच्छे मार्क्स आने से ही हुआ है। क्योंकि मेरा जो एमसीक्यू मार्क्स था वो 425 था। शायद ही हम लोगों का जितना भी लड़के को जॉब मिला है, सबके से मेरा नंबर शायद कम होगा, मगर मैंने ग्रुप बी में, ए बी बोथ में क्वालिफाई किया। तो लगभग मुझे 800 में से 500 मार्क्स आई एम श्योर मुझे मिले हैं। उससे कई ज्यादा भी मिल सकते हैं, मगर एटलीस्ट मुझे 500 मार्क्स मिले हैं, जो कि एक हाई मार्क्स माना जाता है इस सर्विस, मतलब इस एग्जाम में। तो लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और अंत में जाते कि क्या होता है कि एग्जाम हॉल में हम लोगों को लिख नहीं पाते हैं, पेपर कंप्लीट नहीं होता, छूट जाता है। तो ये चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि 8 जो पेपर देना होता है, 8 पेपर ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको बनाया जाता है। ऐसा बहुत सारे चीज केस में होता है हम लोग के वेस्ट बंगाल में कि 6 पेपर देने के बाद, एमसीक्यू पेपर देने के बाद बहुत लड़का लोग होता है कि ऑप्शनल नहीं देते हैं। ऐसा भी होता है कि ऑप्शनल के डे में पहला पेपर देने शायद 30 आदमी में से 20 आदमी जाए या 10 आदमी जाए, सेकंड हाफ में वो नंबर हाफ हो जाता है कि 4 या 5 रहता है। तो ये आपका सिलेक्शन इससे कभी नहीं होने वाला है। अगर आप ऑप्शनल को छोड़ देंगे, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। और ग्रुप सी डी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपका एमसीक्यू मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर आपको एग्जीक्यूटिव या ग्रुप एक सर्विस में ज्वाइन करना है, तो आपको ये 8 चीज का ख्याल रखना है। 8 पेपर मतलब है एक रथ का 8 घोड़ा, जिसको 8 घोड़े को आपको साथ लेके चलना है। एक घोड़ा अगर आप छोड़ देंगे तो आपका रथ जो है वो मतलब स्टैंड स्टिल हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबको एक साथ लेके चलना है। सभी पेपर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि आप जनरल स्टडीज ज्यादा पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल ज्यादा पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पेपर के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सब पेपर्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। फिलहाल मैं आपसे ऑप्शनल के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। आपने कहा कि आप स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट एंड दैट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन योर सिलेक्शन। कैसे जो ऑप्शनल है उसकी तैयारी करनी है, स्पेसिफिकली एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए कैसे स्टूडेंट्स को अप्रोच करना है ऑप्शनल पेपर? जी, ऑप्शनल पेपर के लिए सबसे पहले तो जो सिलेबस है उसको थरोली स्टडी करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको पढ़ने के ना जाना है, सबको सब चैप्टर को कवर करके जाना है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, इस बार का जो मेंस है वो यस्टरडे खत्म हुआ है। तो उसमें शायद यस्टरडे या सोमवार को खत्म हुआ है। तो उसमें जो
मतलब क्वेश्चन आए हैं, वो इन डेप्थ नॉलेज अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं होगा तो वो कभी नहीं लिख पाएगा, उसका पेन वहीं पे स्टैंड स्टिल हो जाएगा, वहां पे थम जाएगा, वो लिख नहीं पाएगा। सो सबसे पहला ये चीज है, आप अपना सिलेबस जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, मेरा एंथ्रोपोलॉजी था, किसी का हिस्ट्री रह सकता है, किसी का सोशियोलॉजी रह सकता है, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, उसको पहले थॉरोली पढ़े, उसके सिलेबस को समझे, और कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाइए, सबको, सब टॉपिक को एकदम स्टडी कीजिए। और सबसे बड़ा चीज है आंसर राइटिंग। आप अपने आंसर राइटिंग स्किल्स अगर पहले से इम्प्रूव नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल में जाके आपका 40 मार्क्स, 50 मार्क्स या 60 मार्क्स भी छूट सकता है हर एक पेपर में। तो इससे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला चीज है, आपको पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग करना है। और आंसर राइटिंग में भी वैसा नहीं कि जैसे सब लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे होता है, या सिविल सर्विस में होता है कि हम लोग कोई गिने चुने नोट्स पढ़ते हैं कि शायद इसमें ये नोट पढ़ के जाएंगे तो इसमें से आ जाएगा। मगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ तो 100 लड़का और भी पढ़ रहा है, तो वो भी तो सेम ही आंसर लिखेंगे, तो मुझे क्यों अच्छा मार्क्स मिलेगा, उन लोगों को क्यों अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ चीज को आपको खुद से इनपुट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको यूपीएससी या सिविल सर्विस के क्रैक करने के लिए आप ले लिए, मगर उसको आपको एकदम अंदर से पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपका वहां पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में कभी कभी होता है कि शादी के, मैरिज के बारे में पूछा जाता है, तो शायद हम मैरिज के बारे में बहुत कुछ देखते हैं, मगर कुछ कुछ चीज बहुत माइन्यूटली हम देखते हैं कि वीडियोस में हम लोग को देखा जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट का कोई पर्टिकुलर एक उसका ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को अगर लोग वहां पे मेंशन करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, तो जो एग्जामिनर होंगे होंगे उनको ये दिखाई देगा कि ये लड़का जो लड़की है, जो एस्पिरेंट है, ये पढ़ा है, इसको इसको इन डेप्थ नॉलेज है, तो ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो फिर आपको भी वही एवरेज मार्किंग ही मिलेगा, और बाद में सब लोग कंप्लेन करेंगे तो शायद मेरा कॉपी ठीक से चेक नहीं हुआ है। मगर ये ऐसा नहीं है, हर आदमी का एक, हर एस्पिरेंट का एक आंसर राइटिंग स्किल होता है, जिसका आंसर राइटिंग स्किल ज्यादा होगा वो जरूर क्रैक करेगा। और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि आप जब भी ऑप्शनल में अपना आंसर लिखते हैं तो उसमें डाइवर्सिटी लेकर आए, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको सबसे हट के नंबर भी दे सके। कुणाल, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? जी, इसको बताने के लिए मैं एक बात बोलूंगा कि हम लोग सोचते हैं कि पहले हम लोग, मतलब सिविल सर्विस में ऐसा सोचा जाता है हर जगह पे कि पहले प्रीलिम्स क्रैक कर लें, उसके बाद मेंस क्रैक कर लें, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट में जाएं। मैं इंटरव्यू नहीं बोल रहा हूँ, इसको पर्सनालिटी टेस्ट बोल रहा हूँ। तो पर्सनल शायद हम 2 प्रीलिम्स मेंस क्रैक कर लेते हैं, मगर पर्सनालिटी टेस्ट के पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग अपने पर्सनालिटी को पहचान ही नहीं पाते। कभी कभी ये बोला जाता है कि सच्ची में ये होता है कि हम लोग का नॉलेज ऑलरेडी टेस्टेड होता है वहां पे, ऐसा कुछ एज सच कोई नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। मगर आपका अगर नॉलेज होगा, आपके पास अगर नॉलेज है, तो वो आपका पर्सनालिटी को एनहेंस करेगा, आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा लगेगा, उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपका नॉलेज आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस देगा और कुछ नहीं होगा। तो स्टडी आईक्यू से मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि स्टडी आईक्यू में हर छोटा छोटा चीज का जो है, मतलब एक इन डिटेल वीडियो रहता है, जिसमें शायद पूरा चीज को समाप्त किया जाता है। तो कोई भी नेशनल इवेंट हो, इंटरनेशनल इवेंट हो, कोई करंट इवेंट हो, उसमें जो इन डेप्थ नॉलेज है, जो भी डिटेल्स है, हम लोग को यहाँ से वन चांस में हमको पता चल जाता है। तो अगर मैं क्या करता था, मैं रोज ये सब जो टॉपिक्स होते थे, रोज का रोज, तो मैं ये देखता था। तो इससे क्या होता, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, मुझे इस चीज का नॉलेज है, शायद मैं पर्सनैलिटी टेस्ट में जाऊंगा तो शायद मुझे ये क्वेश्चन पूछ ले, तो मैं शायद इसका जवाब दे सकूं। तो इस चीज के लिए ये पर्सनालिटी टेस्ट तो सबसे बड़ा हर्डल है। सब लोग इसको लाइटली लेते हैं, मगर ये सबसे बड़ा हर्डल है, क्योंकि इसमें अगर आप फेल करते हैं तो फिर आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैचेस, आपको फिर से स्क्रैचेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टडी आईक्यू मुझे इस चीज में बहुत हेल्प किया है। मतलब इन लोगों का जो, आप लोगों का जो स्टडी आईक्यू से जो हर रोज जो इन्फॉर्मेशन निकलता है, जो एक वीडियो के हिसाब, मतलब आकार में निकलता है, तो उसमें बहुत बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहता है, जो आपका एग्जाम में, आपका मेंस में काम आ सकता है, आपका इंटरव्यू में, सॉरी, पर्सनालिटी टेस्ट में आपका बहुत काम आएगा। कुणाल, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो एक हर्डल होता है, अगर उसमें आप कहीं चूक गए तो फिर पूरा साइकिल रिपीट करना पड़ जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। और कुणाल, वी आर वेरी हैप्पी दैट वी कुड बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी।
I'm also very happy to share my journey with you. And I would like to thank the whole team of Study IQ. And I would like to also thank my parents and my well-wishers, those who have criticized me and those who have stood beside me in my journey. I want to thank all of them. I want to thank my Almighty for giving me such an opportunity to serve the people, to serve my nation. Thank you so much, Kunal, for joining us in this interview session, and we wish you all the good luck. Thank you once again. Thank you.